मैं महंत कैलाश नाथ जोगी जनता की आवाज़ ऑल इंडिया कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी देशवासियों का, सभी प्रदेशवासियों का और फरीदाबाद नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल से व्यक्तित्व कार्यक्रम हम संचालित करते हैं और व्यक्तित्व में हम ऐसे व्यक्तित्व को लाते हैं आप लोगों के समक्ष जिसने समाज हित में, देश हित में, मानवता के लिए कुछ कार्य किया हो। उसी व्यक्तित्व कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे बीच फरीदाबाद के पूर्व मेयर डॉक्टर अतर सिंह जी चौधरी विराजमान हैं, जो गांव भाकरी में रहते हैं। मेरे मेरे मित्र भी हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, निर्भीक निडर बेदाग छवि के व्यक्तित्व है इनका। तो मैं डॉक्टर साहब के निवास पर आया हूँ आज इस व्यक्तित्व कार्यक्रम के लिए और मैं डॉक्टर साहब से आपका स्वागत करता हूँ जनता की आवाज़ ऑल इंडिया चैनल पर। डॉक्टर साहब, व्यक्तित्व के संदर्भ में आज एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहा जाता था गुदड़ी के लाल। मैं आपके बारे में जानता तो था, लेकिन कुछ मित्रों ने मुझे कल परसों बताया कि आपने इतना बड़ा काम किया है। तो आप ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा दीक्षा कैसी रही और किस प्रकार से आपने पीएचडी किया और मेयर के पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने क्या क्या अपने जीवन काल में समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में और गांव के लिए, गांव देहात के लिए क्या क्या कार्य किया। तो अब डॉक्टर अतर सिंह जी से सुना, बताइए। शास्त्री जी, मैं सर्वप्रथम तो आज की आवाज़ जो आपका चैनल है इसका धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से ये लोग मेरे यहाँ मेरे निवास पर मेरा साक्षात्कार लेने आए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म जो है इसी गांव में, भाकरी गांव में, एक छोटे से कृषक परिवार में हुआ। मेरे दादाजी चौधरी मिश्री फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सेना में थे और बहुत ही एक छोटे किसान थे। मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने बीएससी नॉन मेडिकल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। तो मेरे दिमाग में जो है समाज सेवा के भाव आए और मैंने जो है सर्वप्रथम 1978 में, लगभग 43 वर्ष पहले, इस गांव की पंचायत के सरपंच का चुनाव गया। उसके बाद मैं 1983 में सरपंच बना और 10 साल तक मैं इस गांव का सरपंच रहा और जो भी मेरे से सेवा डेवलपमेंट की और किसी तरह की कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने अपनी भरसक कोशिश की और अपना जीवन इसी में लगा दिया। 10 साल तक मैं सरपंच रहा इस गांव का। फिर मेरे रहते रहते ही ये गांव नगर निगम में पंचायत मर्ज हो गई। तो मैं फिर यहाँ काउंसलर चुना गया इस एरिया से। उस वक्त ये 12 नंबर वार्ड होता था जिसमें मेरा गांव लगता था। तो मैं फिर पार्षद चुना गया। फिर मैंने भारी संघर्ष के साथ, जबकि रिकॉर्ड रहा फरीदाबाद का कि यहाँ मेयर थोपे जाते हैं ऊपर से, मैंने अब स्वयं लड़ाई लड़के ये मेयर पद प्राप्त किया। वाह, क्या बात। तो बाकी जो है, मैं जब सरपंच था तो उस वक्त स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 मई 1989 को पंचायत विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया। फिर 8 अगस्त को जो है कॉरपोरेशन नगर पालिका अधिनियम पेश किया। उसके बाद जो है वो बिल पास तो नहीं हुआ, लेकिन वो
तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट में 1993 में जो है उसको जो है माननीय नरसिंह महाराज जी के जमाने में था। तो उसमें जो उन्होंने ये जो पेश करने के बाद शायद सभी सरपंचों को, मेरे पास लेटर आया, आज भी वो लेटर मेरे पास सुरक्षित रखा है, ओरिजिनल लेटर। मैंने उस लेटर के माध्यम से मैंने सोशल साइंस में एमए किया, एलएलबी किया। फिर मैंने जो है उसी लेटर के माध्यम से एक टॉपिक चूज करके ग्रामीण अनुसूचित जातियों के विकास में पंचायत राज की भूमिका, एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, हरियाणा के जिला फरीदाबाद के संदर्भ में, ये मेरा एक टॉपिक था और जिस पे मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई। उसके बाद मैंने 2019 में एक पुस्तक लिखी है, 73वां संविधान संशोधन, ग्रामीण विकास एवं राष्ट्र निर्माण। ये मेरी बुक का टाइटल है और वो मेरा पब्लिकेशन भी हो चुका है। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं आप जैसे किसी महानुभाव के माध्यम से उसका विमोचन करूं। विमोचन अभी नहीं हुआ, पब्लिश हो चुकी है मेरी बुक 73वां संविधान संशोधन। दिखा सकते हैं? हाँ, बैग उठा, एक मिनट में लाता हूँ। ये तो वही ओरिजिनल लेटर 89 का जो राजीव गांधी जी ने मेरे पास भेजा था, ये ओरिजिनल वो लेटर है जिसमें से मैंने अपना ये टॉपिक जो इसमें पीएचडी की है, ये मेरा थीसिस की बुक है और ये जो है मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर। बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे मन में था कि मैं इसी संदर्भ में कोई किताब लिखूं। बहुत अच्छा। और ये मैंने 2019 में जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त ये लिख चुका था मैं, विमोचन इसका नहीं कराया। तो ये मैंने राजीव गांधी जी की प्रेरणा से और ये किताब लिखी 73वां संविधान संशोधन। आपके पीएचडी करने में भी राजीव गांधी का ही जो है वहां से मुझे प्रेरणा मिली और वही, क्योंकि इसमें इस 73वें संविधान संशोधन से पहले, क्योंकि मैंने 3 चुनाव लड़ चुका हूँ उससे पहले। जब ये विधेयक पास हुआ है पंचायत राज, तो उससे पहले मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। तो वो चुनाव में कोई कमजोर व्यक्ति, कोई महिला, कोई दलित, कोई पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं बन पाते थे। मैं खुद जो है उस दौर से गुजरा हूँ। 3 चुनाव है, 1978 में, 1983 में, 1993 में 3 चुनाव लड़े। उससे पहले पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। वो इसी राजीव गांधी जी का ही श्रेय जाता है कि उसके मन में, क्योंकि देश तो 1947 में आजाद हो गया, उसके 4 दशक तक बहुत प्रधानमंत्री रहे, किसी मन में ऐसे कोई सोचा ही नहीं भाई इन दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने गांव का विकास, पंचायतों का विकास, कमजोर वर्ग का विकास, महिलाओं का विकास वो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इसी 73वें संविधान संशोधन के अनुसार है और इसीलिए मैंने इस किताब को समर्पित भी राजीव गांधी जी को की। क्या बात, बहुत बड़े। क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक प्रधानमंत्री, राजनेता ही नहीं, वो एक महान सामाजिक विचारक थे। हाँ, दूरदर्शी, बिल्कुल सही। तो मैंने इसीलिए ये किताब भी उनको ही बहुत बड़ी बात समर्पित की है। राष्ट्र आपका कृतज्ञ है और कांग्रेस परिवार भी आपके कृतज्ञ, फरीदाबाद भी कृतज्ञ, संत समाज भी कृतज्ञ, सैनिक परिवार भी आपके कृतज्ञ कि आपने इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा किया। जी, आगे उसके बाद हम जो है जुड़े रहे हैं सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक शिक्षण संस्थानों से, और अभी उसमें ही सामाजिक सेवा में ही अनवरत। जी, कितने भाई बहन? मेरे 4 भाई हम हैं। एक मेरे से बड़े थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है और 2 मेरे से छोटे।
तो हमारे दादाजी जो है, डॉक्टर साहब एक बात में सवाल अगर आप इजाजत तो मैं हाँ कहूं, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा कहना है कि आप एक सैनिक परिवार से हैं जी जी। और वर्तमान समय में सैनिकों की और किसानों की क्या स्थिति है और महिलाओं की, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, बड़ा ये कुछ सामाजिक संस्थाएं जो इस तरह के जो काम को, जैसे अब हमने इसको हाईलाइट किया है, जी हमने वहां से निकाला ये कि भाई ये हमने स्वयं ये देखा कि जब हमने 3 चुनाव पहले लड़े, जी उनमें जिनके पास धन ज्यादा होता था, जी। जो बाहुबली होते थे, जी वो ही चुनाव लड़ते थे। जी जी ये मौका जो है, इसके माध्यम से महिलाओं के, पिछड़े वर्ग जी को, अनुसूचित जातियों को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान इसमें मैं कहूँगा। तो इसको लोग याद रखें, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेरणा को लेकर अगर लोग बढ़े तो ये सब स्थिति जो है ठीक हो जाएगी। अभी अभी बहुत बहुत खामियां हैं अभी भी, मैं तो अभी भी जो है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी जो है हमारे जैसे कार्यकर्ता को कोई टिकट नहीं देता। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सहमत। वहां भी जो है अभी अभी वो कमी अब चल रही है, वो कैसे दूर होगी? अब ये तो इस माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये समस्या तो हल हो गई जी, लेकिन अब भी उसमें भी जो है भाई, जिनकी अप्रोच है, जो ऑलरेडी जिनके धनवान है, बाहुबली है, वो तिकड़मबाज है, तो वो टिकट ले पाते हैं। तभी तो देश का ये हाल है डॉक्टर साहब। चरित्रवान लोग, निष्ठावान लोग, दूरदर्शी लोग, विद्वान लोग अगर संसद में आए, विधानसभा में आए तो राष्ट्र का उत्थान हो, और आज जैसे लोगों को बहुत जरूरत है ना। तो ये जो चैनल है जनता की आवाज और बोल इंडिया, हमेशा आपके साथ, हमेशा आप जैसे विद्वानों, आप जैसे मनीषियों, आप जैसे उदारवादी सोच वाले लोगों के साथ हम लोग हैं। और इस चैनल का गठन ही हम लोगों ने इसीलिए किया कि जनता की आवाज बनकर एक चैनल उभरे और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं। मानना न मानना सरकार का काम, और जागते लोग जो काम है जगाने का चैनल का। तो मैं जनता की आवाज बोल इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि वो आपके माध्यम से मेरे निवास पे आए। फिर डॉक्टर साहब, अभी आप जो है राजनीति में किस दल में? मैं वैसे तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ जी, पर लेकिन जो है कई कमियां हैं वो हमें रास नहीं आती जी, खुशामदी नहीं हूँ मैं। जी जी जी। तो अब ये आप देखिए, मैं तो एक अभी भी सोशल सर्विस में ज्यादा तो नहीं वो करना है, लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस में संगठनात्मक, जी विचारात्मक, भावनात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक यह कुछ कार्य होना चाहिए। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, जी तो जी। कांग्रेस का जो वर्तमान स्थिति क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब ये तो जिम्मेदारी तो देखो जो शीर्ष पे बैठे हैं उनकी बनती है जी, कि वो अच्छे व्यक्तियों को ढूंढ पाने में या उनको सेलेक्ट करने में कुछ खामियां रह जाती है। अब जब तक अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो सुधार नहीं आएगा। तो देश ही तो पार्टी को कुछ आप संदेश देंगे? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है जी, जिसको हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां देकर जो ये हमें ये 15 अगस्त को आज़ादी हमें नसीब हुई, जी, तो मैं इस पर्व के मौके पर सभी देशवासियों को जी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो ये आज़ादी हमें हमारे बुजुर्गों के बलिदानों से जो प्राप्त हुई है, इसको बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी से अपने अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे उसी से देश मजबूत होगा। देश की, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, मजबूती के लिए ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जी जी, उसके संदर्भ में आपका क्या विचार? देखो मैं तो यही कहूँगा कि इतना बड़ा आंदोलन, अब उसको मैं इसकी सरकार की कम ही बताऊंगा कि भाई उनको ये, जब किसान इतना परेशान है, 8 महीने से ज़्यादा
समय हो गया, वो 10वां महीना सड़कों पे 10 महीने होने जा रहे हैं, तो ये सरकार को मान लेना चाहिए, जी क्योंकि किसान जो देश का अन्नदाता है। और हमारी दूसरे देशों में और तरह की बातें हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था जो है देश भारत की, वो किसान कृषि पर निर्भर जी है। जी अब किसान अन्नदाता ही अगर परेशान रहेगा तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, किसान का बेटा इस सीमा पर है, जी किसान का बेटा शिक्षा विभाग में है, जी जी किसान का बेटा सिपाही है, बिल्कुल बिल्कुल। वो सीमा पर लड़ रहा है। हाँ, और किसान यहाँ लड़ सबसे रहा बड़ी बात, किसान एक किसी जाति से संबंध है। नहीं ना, है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है ये सभी जाति इसमें आती हैं और सभी सेवाएं किसानों के बेटे कर रहे हैं। सर्वधर्म सद्भाव का गुलदस्ता है किसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये वर्तमान समय में जो शिक्षा की स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोरोना की वजह से, उसके संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण? देखो, इसमें तो ठीक है, अपना जो है जैसा ये परेशानी बहुत भारी उससे गुजरा है देश जो है, तो पर जिस तरीके से भी जो है इसको शिक्षा तो, क्योंकि शिक्षा तो जरूरी है, बच्चे शिक्षित होंगे तभी जो है अच्छे शिक्षित लोग ही देश के भविष्य हैं, और शिक्षा अच्छी मिलेगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने एक जनसंख्या के संदर्भ में जी जी एक विधेयक लाए हैं जी जी कि, और कहे हैं कि 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं उनको पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव, उनको लड़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसको प्रतिबंध लगाएगा। उसके बारे में आप क्या कहें? अब सवाल इस बात का है शास्त्री जी कि इस तरह का कानून इन छोटी संस्थाओं पे तो लगता है जी। बैन। मैं जब काउंसलर था उस वक्त भी जो 2 बच्चे से ज्यादा जिनके बच्चे थे वो चुनाव नहीं लड़ पाते थे जी। अब वो विधायक के लिए नहीं है जी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं वही है, तो और वो भी जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। जी। तो ये तो लोगों में स्वयं जागृति पैदा करनी चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि लोग खुद इतने जागृत हो कि वो अपना इतना परिवार रखें जिसको सही सलामत समाज। जिनके बच्चे ही नहीं, जो संतानहीन है, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। चलो ठीक है, सरकार ने अपने फायदे में चुनावी मुद्दा बनाने के लिए 2 बच्चों से अधिक अगर बच्चे हो उनके लिए प्रतिबंध वाली बात की, अच्छी बात है, जनसंख्या हो, लेकिन इनकी संतान ही नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, वो क्यों नहीं, तो सभी का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि जो भी भारत का नागरिक है वो स्वतंत्र है और उसको सभी को एक समान वो होना चाहिए। एक स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र चल रहा है कि राजतंत्र चल रहा है वर्तमान समय में? लोकतंत्र में ही थोड़ी कमी आ रही है। अच्छा। तो लोकतंत्र को मजबूत, क्योंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो इसमें जो है लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं, मजबूत करना के लिए मेरा सवाल सिर्फ एक है, आपसे सीधा स्पष्ट कि क्या वर्तमान समय में लोकतंत्र दिख रहा है आपको कि राजतंत्र दिख रहा है? ये है सवाल। राजतंत्र नजर आता है, लोकतंत्र नजर नहीं आता। सहमत है ना? तो राजतंत्र से काम कैसे चलेगा? जिस राजतंत्र को सरदार पटेल ने, अम्बेडकर साहब ने, हमारे संविधान ने तमाम राजाओं को एक खत्म करके एक संविधान, एक देश, एक कानून बनाया, आज पुनः उसी ढर्रे पर अगर देश चलेगा, वेयर इज द लोकतंत्र, वेयर इज द डेमोक्रेसी? कमाल है। लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा, राजतंत्र से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है आप अपने युवाओं को, मतदाताओं को, देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना तो आपने दे देंगे, उसके अलावा कोई विशेष अपना संदेश? बस यही है कि भाई
नौजवान जो है अपना, एक किसी विद्वान ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ, क्या बात, या फिर वक्त को बदलना सीखो। क्या बात, ए नौजवानों, परिस्थितियों को मत कोसो, अरे वाह, हर हाल में चलना सीखो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत। मैं नौजवानों को मेरा ये तो डॉक्टर साहब, ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना? बहुत चरम सीमा पे है, हर चीज चरम सीमा पे है। ये और अंकुश कैसे रहेगा? अंकुश तो देखो सरकार का ही काम है, जो भी सरकार हो वो अंकुश लगाए भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे। अब आज महंगाई का कितना बुरा हाल है। वर्तमान सरकार से आपको उम्मीद है कि सब अंकुश लगा पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। इस मैटर पे तो बिल्कुल फेलियर साबित जी। फिर अब देश की जनता क्या करे बेचारी? तो देश की जनता पे तो एक ही हथियार है, वोट है। अगर वो वोट का सही इस्तेमाल करे तो सबकी अकल ठिकाने लगा सकती है देश की जनता। तो आज जनता की आवाज बोल इंडिया चैनल के इस कार्यक्रम में, व्यक्तित्व में आप सुन रहे थे डॉक्टर अतर सिंह चौधरी साहब को, तो फरीदाबाद के पूर्व मेयर और गांव भाकरी के पूर्व सरपंच, जिन्होंने पीएचडी किया और बहुत अच्छा ग्रंथ भी लिखा है, जिसका विमोचन उम्मीद करता हूं कि, और जो ग्रंथ, जो किताब राजीव गांधी जी को समर्पित है। डॉक्टर साहब का कहना है कि राजीव गांधी के पत्र से प्रेरणा पाकर हमने पीएचडी किया और उसके बाद किताब भी लिखी है, और वो किताब भी राजीव गांधी जी को ही समर्पित है। उसका विमोचन भी मैं चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब की हार्दिक इच्छा है कि उसका विमोचन डॉक्टर मनमोहन सिंह करें, या प्रियंका गांधी जी करें, या सोनिया गांधी जी करें। तो इनका जो है कांग्रेस के प्रति लगाव भी है, जुड़ाव भी है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ यह परिवार सैनिक परिवार है, समाजसेवी परिवार है, निर्भीक निडर विचारधारा रखने वाला परिवार है, दूरदर्शी परिवार है, चरित्रवान परिवार है। तो ऐसे व्यक्ति से आप रूबरू हुए, इस व्यक्तित्व को हम अपने चैनल के माध्यम से खूब खूब बधाई देता हूँ। और अंत में एक बात कहूँगा, इनके माता पिता के लिए, जननी जन तो संत जन, या दाता या सूर, या तो जननी बांध रहे काहे गवाओ हिंदू। तो इस वाक्य को, इस पद के वाक्य को इनके माता ने, इनके पिताजी ने, इनके दादा दादी ने, इस परिवार ने सफल किया। और डॉक्टर अतर सिंह ने स्वयं अपने खानदान के आन बान शान की रक्षा की, और एक गांव में पैदा होने के बावजूद, एक छोटे से किसान परिवार में पैदा होने के बावजूद इतनी उच्च शिक्षा, इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी तालीम हासिल किया, तो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे। इसलिए हमारे युवाओं को उस प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी समस्याओं को जनता की आवाज़ बोल इंडिया चैनल से आप उठाएं, और हम आपकी आवाज़ को, आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और सरकार तक आपकी बात को पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।